आप एक महिला हैं और पुरुषों के लिए आवाज उठाना ये कितना चैलेंजिंग रहा। सालों से इस मुद्दे पे काम कर रही हूँ, लेकिन बदलाव का अभी भी इंतजार है। कब हमारे देश के प्रधानमंत्री मेन की बात करेंगे? रेप थ्रेट्स, मर्डर थ्रेट्स, स्वाति मालीवाल जैसे लोग लिखते हैं दिल्ली पुलिस अरेस्ट बरखाते हैं। 80% पुरुष इस देश की जीडीपी के लिए काम कर रहे हैं। उनके बारे में ध्यान रखना भी हमारा ही फर्ज है। ग्राउंड पे उतर के कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहता है पुरुषों के लिए काम कर पाना? शुरुआत में तो मुझे सबने मना किया, अरे नहीं नहीं छोड़ो परे, इधर मरने दो इनको, महिला हो तुम, महिलाओं के लिए काम करो। मुझे जबरदस्ती अपने चैनल पर बुला रहे हो न्यूज। तो इतनी ट्रोलिंग के बाद आपको कभी नहीं लगा कि मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए? मैं गई थी अंबाला, जिसके भाई को एक महिला पार्षद ने। हाल ही में एक केस है बेंगलुरु का, बड़ा चर्चाओं में रहा, अतुल सुभाष। क्या आपका रोल रहा उस केस में? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई इतना ब्राइट माइंड था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजीनियर, इतना बड़ा प्रभाव डाला सिस्टम के फेलियर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, 70 सीटों पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। पुरुषों की सुरक्षाओं को लेके सरकार क्या कर रही है? केजरीवाल साहब, आपके तो कितने सारे नेतागण हैं जो महिलाओं को देने के लिए 2100 रुपए का वादा किया है आम आदमी पार्टी ने। बस में जो महिलाओं के लिए भी फ्री किया है, तो क्या जो मेरे सीनियर सिटीजन्स हैं, पुरुष हैं, जो पिता हैं किसी के, क्या उनके लिए फ्री टिकट नहीं होनी चाहिए? या उनके वोट की वैल्यू है कि नहीं? नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण। आज का पॉडकास्ट हमेशा की तरह बेहद खास होने वाला है, जिसका कारण है हमारी गेस्ट और उनका काम और काम करने का तरीका। पूरे देश में आधी आबादी की बात कौन करेगा? क्या उनके सवाल हैं? उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा और उनको मदद कौन करेगा? इस पर आज हम बात करेंगे। महिलाओं के लिए सभी लोग काम करते हैं, तमाम तरह की सरकार योजनाएं चलाती है, लेकिन पुरुषों के लिए क्या? पुरुषों की सुरक्षा के लिए क्या? ये बड़ा सवाल है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बरखा त्रेहान जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं पुरुष आयोग की, और इसी के साथ पिछले कई सालों से काम कर रही हैं पुरुषों के लिए, पुरुषों की आवाज़ बन रही हैं। तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे उन्हीं के साथ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप एक महिला हैं और पुरुषों के लिए आवाज़ उठाना ये कहाँ से मतलब आपके जहन में आया और ये कितना चैलेंजिंग रहा? मैं सबसे पहले इसी सवाल से शुरुआत करूँगा। देखिए, हम सबसे पहले इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, बिल्कुल। बाद में महिला पुरुष है। और जो इनजस्टिस है वो महिला के साथ हो या पुरुष के साथ हो, आवाज़ तो हमें उठानी चाहिए। इनजस्टिस कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। तो समय आ गया है जबकि इनजस्टिस टुवर्ड्स मेन बहुत बढ़ रही है। इसलिए मैं सालों से इस मुद्दे पे काम कर रही हूँ, लेकिन बदलाव का अभी भी इंतजार है। अभी भी इंतजार है कि कब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मेन की बात करेंगे। मैंने बहुत सुनी मन की बात, बहुत ईमेल्स लिखी उन्हें कि सर अब टाइम आ गया है मेन की बात करने का। और उसके पीछे कारण है, बहुत सॉलिड कारण है। पुरुषों की आत्महत्या की दर 3 गुना से भी ज्यादा हो गई है, 4 गुना पहुंचने वाली है। और मैं आपको ये एनसीआरबी का डेटा बता रही हूं और हस्बैंड सुसाइड का जिक्र कर रही हूं। हर रोज 100 पुरुष मर रहे हैं। कितना दुखद है ये। लेकिन आज भी हम सब मूक दर्शक बनकर के इसे देख रहे हैं। बिल्कुल। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मोदी जी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था महिलाओं को आगे बढ़ाने का, लेकिन क्या बेटा मरवा दे? मैं एक मां भी हूं, मैं एक बेटी भी हूं। तो मुझे लगा कि पुरुषों की समस्याओं के ऊपर भी काम करने की बहुत जरूरत है। पुरुष भी विक्टिम होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस कह लीजिए, चाहे इमोशनल अब्यूज उनके साथ होता है, फाइनेंशियल अब्यूज होता है, तरह तरह की परेशानियों से पुरुष पूरा दिन जूझता है। और उसे तो अपनी बात रखने का भी हक नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई पटल नहीं है। तो मैंने इस डिवाइड एंड रूल की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की। मैंने ये सोचा, महिला हो या पुरुष हो, सबकी आवाज बनूं। वो माताएं, वो बहनें, वो बेटियां जो घर में जब पुरुष के ऊपर फर्जी आरोप लगता है उसमें परेशान रहती है, उन्हें भी अरेस्ट किया जाता है,
तिहाड़ जेल में उन्हें भी एक नंद सास का बैरक है, तो उनकी आवाज़ भी मैं बनी और बनने की कोशिश की कि एक समाज का जो विषय है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। और बात क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि इस विषय पे बात करने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं से आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आपको आगे नहीं जाने का मौका मिलेगा, कहीं आपको कोई मेडल नहीं दे रहा, बल्कि जो मुझे मिलता है वो सुनकर के आप लोग हैरान होंगे। रेप थ्रेट्स, मर्डर थ्रेट्स, स्वाति मालीवाल जैसे लोग, सौरभ भारद्वाज जैसे लोग लिखते हैं, दिल्ली पुलिस अरेस्ट बरखा त्रेहन। आखिर बरखा त्रेहन ने ऐसा क्या कर दिया? क्यों अरेस्ट कर ले? तो इसलिए लगता है मुझे कि पुरुषों के मामले में हमें खुल के बोलना चाहिए और उनकी मदद जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए। जुबैर जैसे अकाउंट मुझे हमेशा ब्लॉक करवाते हैं, ट्विटर अकाउंट मेरा सस्पेंड करवाते हैं। आखिर उन्हें मेरे से क्या तकलीफ है? क्यों वो इतने उत्सुक रहते हैं मेरी टीएल पे आने के लिए? तो परेशानियां बहुत हैं उनका सामना करते हुए। मेरी विनती रही है हमेशा से अपने मोदी जी से कि वो खुलकर इस बात की भी चर्चा करें। आखिर पुरुष भी इसी देश में रहते हैं और इसी देश की जीडीपी के लिए काम करते हैं। 80% पुरुष इस देश की जीडीपी के लिए काम कर रहे हैं। उनके बारे में ध्यान रखना भी हमारा ही फर्ज है। सबका साथ सबका विकास में मेरे पुरुष भाई भी आते हैं। तो मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मेन की बात करें। अतुल सुभाष जैसे अनगिनत लड़के मरते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि मैम आपने बताया और लंबे समय से आप पुरुषों के लिए काम करती आ रही हैं, ग्राउंड पे उतर के कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहता है पुरुषों के लिए काम कर पाना? और क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे प्रेशर्स आपके ऊपर भी रहते होंगे क्योंकि आप पुरुषों के लिए आवाज़ उठाती हैं और उनकी आवाज़ बनती हैं, तो कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहता है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनिशियली जब मैंने इस मुद्दे को उठाया था तो बहुत सारे लोग मुझे मना करते रहे और मैं तब भी ये सोचती भी नहीं थी। तब ये 12-15 साल पहले की बात है, 12 साल पहले की बात है, जब मेरे को लगता था, हमेशा से मैं एक सोशल एक्टिविस्ट तो थी, लेकिन मैं दूसरे तरीक़ों से काम कर रही थी, जैसे कि गरीबों के बीच में जाकर के कपड़े बांटने, विंटर्स में कंबल बांटने, खाना पीना बांटना, या जो अंध महाविद्यालय वहाँ जाना, वहाँ पे मिलना बच्चों से, उनके साथ टाइम बिताना, या बूढ़े बुज़ुर्गों का आश्रम है वहाँ पे चले जाना। मैं इस तरीके के काम पहले भी करती थी। और या दीनदयाल वगैरह जो हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, सफदरजंग, यहाँ पे भी जाया करती थी और लोगों के मदद करती थी कि कैसे डॉक्टर्स से नहीं मिल पाते, जो अनपढ़ लोग होते हैं वो डॉक्टर्स तक नहीं पहुँच पाते, तो मैं थोड़ा सोशल सर्विस पहले से करती थी। लेकिन जब इस मुद्दे पर मुझे पता चला कि ये तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है, ये एरिया में तो कोई काम ही नहीं करता, तो जब शुरुआत में तो मुझे सबने मना किया, अरे नहीं छोड़ो परे, इधर मरने दो इनको क्या, ये महिला हो तुम, महिलाओं के लिए काम करोगी। मेरे मन में आया कि महिला हूं तो इस मतलब क्या मतलब है? मैं किसी की बेटी भी तो हूं, किसी की माँ भी तो हूं, मेरा एक बेटा भी है। तो अगर बेटों के लिए ये देश असुरक्षित होता जा रहा है, मेरे भाइयों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो भाइयों के लिए काम करना ज़रूरी है और उनकी आवाज़ बनना ज़रूरी है। और उनकी जो परेशानियां हैं, अगर किसी को नहीं समझ आ रही हैं तो मुझे समझ आ रही है, तो मैं ही उजागर कर दूं इनको। बस यही मंशा थी। लेकिन बहुत लोगों ने उसे अपोज किया मुझे, और बड़े बड़े, मैं तो कहूँगी कि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा वैसे तो मैं एक्टिव थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्विटर वगैरह पे एक्टिव नहीं थी। तो जब मैंने ट्विटर अकाउंट बनाया और ऐसी बातें करनी शुरू करी, तो मुझे बोला गया कि अरे मत करो। यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाएं, स्पेशली महिला के बड़े बड़े हैंडल्स, उनको बड़ी दिक्कत हो गई। उन्होंने डीएम में किया मुझे, पागल हो गई हो, क्या कर रही हो, इनको मरने दो, इनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, पहले महिलाओं के लिए काम करो। और मुझे लगा कि ये मैं क्या कुछ गलत कर रही हूँ। लेकिन जितना मुझे लोग ना कह रहे थे, उतना मुझे लग रहा था कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, शायद मैं ये जो मुहिम है मेरी, ये सही दिशा में जा रही हो। शायद मैं तो दिल्ली में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड बहुत पॉलिटिकली जो है कनेक्टेड है, पॉलिटिकल लीडर्स से मिलना थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। कि मुझे तो लगा था कि कोई दिक्कत ही नहीं है, पुरुषों की समस्या बताई जाएंगी और रातों रात चेंज आ जाएगा। आज मोर देन अ डेकेड हो गया, कोई चेंज नहीं आया। दुर्भाग्य इस बात का है। और मैंने इस बात को सारे पॉलिटिकल लीडर्स, बीट एनी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, चाहे एनसीपी हो,
सभी मिनिस्टर्स से मुलाकात की है, सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स से मुलाकात करी, लेकिन आज भी बदलाव नहीं आया। लॉ मिनिस्टर की अगर आप बात करें, क्योंकि मैं तो कानून के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, तो सदानंद गौड़ा जी हों, चाहे किरण रिजिजू जी हों, चाहे रविशंकर जी हों, चाहे मेघवाल जी हों, चारों से मुलाकातें करी और उस स्थिति से उन्हें अवगत कराया। कितनी कितनी बार इनसे मुलाकातें करी। बड़ी हैरान करने वाली आपको एक बात बताती हूँ। सदानंद गौड़ा जी से जब मिलने गई थी मैं, बिल्कुल, वो मेरे देश के कानून मंत्री हैं। मैं इस देश की रहने वाली एक प्राउड हिंदू महिला हूँ और मैं इसी स्टेटस के साथ उनसे मिलने गई थी। और सदानंद गौड़ा जी ने, जब मैंने बोला कि सर 498 का बहुत मिसयूज़ हो रहा है, वृहद स्तर पे इसका मिसयूज़ हो रहा है, और सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि बहुत सारे पूरी फैमिलीज़ को परेशान होना पड़ता है, अरेस्टिंग हो जाती है उनकी, ये कानून का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। तो सर ने तुरंत मुझे कहा, एक बात बताओ, कौन से कानूनों का दुरुपयोग नहीं होता जो इसका दुरुपयोग के लिए तुम आ गई हो? तो मैंने कहा सर एक बात बताइए, आप मुझे बताइए, आप तो कानून मंत्री हैं, कोई ऐसा कानून बताइए जहां पर 80 साल के बुढ़े को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, 2 महीने के बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। आप मुझे ऐसा बताइए ना, 498 जैसा कोई दूसरा कानून जिसका इम्पैक्ट फैमिलीज पे पड़ रहा हो, जो फैमिलीज का विघटन कर रही हो, ऐसा कोई दूसरा कानून बताइए। तो सर ने मुझे उसके बाद जो कहा, मैं इतना हैरान परेशान हो गई कि मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं करूं तो करूं क्या। सर ने बोला ऐसा करो, तुम मौलवी के पास जाओ। मैंने कहा सर मौलवी के पास क्यों जाऊं? मैं क्यों जाऊं मौलवी के पास? मेरा लेना देना क्या है मौलवी से? उनकी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है सर, मुझे तो नहीं जाना मौलवी के पास। मुझे तो अपने हिंदू भाइयों की लड़ाई लड़ रही हूं, क्योंकि असली सफरर्स अगर देखा जाए, मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं उस पर 80% से ज़्यादा हिंदूज के होते हैं। तो मैं ये लड़ाई तो उनके लिए लड़ रही हूँ, और मैं आपके पास आई हूँ इसका एक कोई समाधान मांगने के लिए, सोल्यूशन के लिए, और आप मुझे मौलवी के पास भेज रहे हैं। मैं बहुत निराश हुई, और उसके बाद सर ने कहा मेरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं करी। ऐसे तो मैं आपको कई वाक्य बता सकती हूँ। और मुझे कितना जलील किया जाता है, मेरे न्यूज़ चलाए जाते हैं ट्विटर पे, मेरे जो है सर्कुलेट किए जाते हैं, मेरे बहुत अश्लील कंटेंट मेरे ऊपर बना करके चलाया जाता है, मेरी इतनी ट्रोलिंग होती है, इतनी ट्रोलिंग के टीम साथ वगैरह, और पता नहीं कौन कौन से लोग हैं जो इस काम में पूरा दिन लगे रहते हैं कि कैसे मेरा अकाउंट सस्पेंड हो। जबकि मैंने हज़ारों बार बोला है कि ट्विटर से मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। साक्षी जोशी, जब मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुआ है, आप ये सोचिए एक महिला है, वो, उसको एक दूसरी महिला से सिंपैथी होनी चाहिए। कहते हैं ना कि एक महिला है दूसरी महिला का दर्द समझेगी। वो मुझे मेरे ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद मेरे सीए पे एक ट्वीट किया था। तो मेरा पर्सनल चैनल है और उसमें मैं जो भी ट्वीट करूं मेरी मर्जी, आप मेरे टीएल पे आते क्या करने हैं? दूसरी बात, आप मेरे टीएल पे आइए, बहुत अच्छा वेलकम है आपका, लेकिन आप मुझे ज़बरदस्ती अपने चैनल पर बुला रहे हो। न्यूज़ 24 पे काम करती थी तब, और मुझे कह रही हैं कि आप जल्द आइए, आपके साथ शो करना है। मैंने कहा मुझे थ्रेट्स और मर्डर थ्रेट्स आ रहे हैं मैडम, आप कुछ तो शर्म करिए। मेरी स्थिति देखिए, मैं कितनी परेशान हूँ, आपको मुझे क्यों बुलाना? आपको अपने टीआरपी की पड़ी है, मेरी जान को खतरा है, आपको क्या इसका अंदाज़ा है? वो कह रही है अपनी कंपनी की डिटेल्स भेजो। मैंने कहा आप होती कौन है, आपको क्यों भेजूँ मैं अपनी कंपनी की डिटेल्स? मेरी कंपनी की डिटेल्स है तो खुद फाइंड आउट कर लीजिए, मुझे क्यों मजबूर करिए? प्लीज़ मुझे कॉल मत करिए बार बार। और मैंने ऐसे और भी लोग थे जिन्होंने मुझे कॉल किया, और उनको मेरे को शर्म आती है कि ऐसे लोग हैं जो कि एक महिला होते हुए भी उसकी परेशानी नहीं समझते, उसकी ट्रोलिंग करते हैं। तो इतनी ट्रोलिंग के बाद आपको कभी नहीं लगा कि मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए, या कभी ऐसा डर लगा हो, या कभी एक पॉइंट आता है ना, आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइडेड होती हैं, लेकिन कभी एक पॉइंट आता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ? ऐसा कभी नहीं लगा या मुझे छोड़ देना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा लगा। जब मैं एक बार, मुझे एक न्यूज़ चैनल ने कांटेक्ट किया था, और मैं गई थी अंबाला में। उस एक्चुअली विक्टिम ने भी मुझे कॉल किया था, जिसके भाई को एक महिला पार्षद ने मार डाला था। सोचिए, जिसकी 1 महीने बाद शादी थी, 1-2 महीने बाद जिस लड़के की शादी थी, वो चंडीगढ़ से अपने घर आया था, और छोटी सी अनबन में, जो कि वो सुअर वगैरह का खाना सड़क पे पड़ा हो था और उनकी गाड़ी आ रही थी, छोटी सी कोई अनबन थी, और उस महिला को महिला पार्षद का नाम नहीं बोलना चाहूँगी, इतना गुस्सा आया, उन्होंने घर आए और उसको मार डाला, लड़के को मार डाला।
और जो बड़ा भाई खड़ा था जिसने मुझे अप्रोच किया था, उसका राइट हैंड तोड़ दिया, और जो वहाँ पिता थे उनका गले से लेके पेट तक स्लिट कर दिया। ये सारी चीज़ें देख करके माँ सदमे से मर गई। ठीक है, यहाँ तक हुआ। उसके बाद मैं उनके लिए फिर भी लड़ने गई। वहाँ पे मैंने पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट किया। कितने सारे वारंट निकल चुके थे, पुलिस उस महिला को गिरफ्तार नहीं कर रही थी। इससे आप समझ सकते कि वो महिला कितनी बाहुबली थी। तो उसे अरेस्ट नहीं कर रहे थे, और मैं वहाँ पे अरेस्ट उसकी करवाने के लिए वहाँ गई थी। तो वहाँ अन्य फैमिलीज आई, कुछ 5-6 फैमिलीज और आई। उनके परिवार के सदस्य भी आए हुए थे। उन्होंने बताया, किसी ने बताया मेरा सिर फाड़ दिया, किसी ने बताया पेट्रोल पंप से सारा कैश इन्होंने छीन लिया हमसे, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो उसमें से कुछ माता पिता थे जो फैमिलीज के आए हुए थे, वो बोल रहे मुझे बार बार आके, भाई बहन भी और वो लड़के खुद भी, मैडम मरवा डालेंगे आपको, अम्बाला से जल्दी निकल जाइए, आपको मरवा डालेंगे, आप दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगी मैडम, ये हम लिख के दे सकते हैं, आप जो कर रही हैं हमारे लिए, लेकिन हम आपके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन आपकी जो जान है जो हमारे लिए कीमती है, वो इसकी वजह से हम आपको बोल रहे हैं, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपको सावधान कर रहे हैं। उस दिन मुझे लगा कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया लगता है यहाँ आकर के, और हो सकता है मेरे भी बच्चे हैं। एक पल को लगा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने आकर के, और ये इतनी बहुबाली, इतने लोगों को इसने इतना कर दिया, तो मेरा क्या हर्ष करेगी। फिर मुझे हेल्प लेनी पड़ी। फिर मैंने डीजीपी सर को कॉल किया और डीजीपी सर को बोला कि सर ऐसा ऐसा हुआ है और मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए और मुझे सुरक्षित दिल्ली पहुंचाया जाए, ये प्लीज़ आप लोग इसको मेक श्योर करिए। और सर ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था, बहुत हेल्प करी, और मैं दिल्ली सुरक्षित पहुंची। क्योंकि मैं दिल्ली ही नहीं पहुंची, मेरा उसी टाइम डिबेट था, मैं नोएडा पहुंची सीधा, मैंने वो डिबेट किया और उसके बाद उनकी गाड़ी से ही अपने घर आई, और मैंने उन्हें भी ये बात बता दी थी। तो सब लोग थोड़े सतर्क हो गए थे, लेकिन वो एक डर था जब मेरे को लगा कि वाकई मैंने गलत कर दिया है। आपने बहुत सारे केसेस को देखा है, करीब से जाना है। हाल ही में एक केस है बेंगलुरु का, बड़ा चर्चाओं में रहा, अतुल सुभाष। उसकी देश भर में सभी न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पे बात हुई। क्या आपका रोल रहा उस केस में, और किस तरीके से आप, क्योंकि फैमिली से भी मिली थी, तो वहाँ जाके आपने क्या फील किया? देखिए, बहुत ही दुखद केस था अतुल सुभाष का। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं फूट फूट के रोई थी, बहुत रोई थी जब मुझे उसका और वीडियो मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई इतना ब्राइट माइंड था, इतना अच्छा काम कर रहा था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजीनियर था, जो कि हमारे देश को बहुत ज़रूरत है इन ऐसे इंजीनियर्स की, और इसने आत्महत्या कर ली, ये मर गया। सिस्टम की फेलियर, इतना बड़ा प्रभाव डाला सिस्टम के फेलियर ने इसके दिमाग के ऊपर कि इसको मजबूर होना पड़ गया मरने के लिए। तो मैं जब फूट फूट के रो रही थी तो मेरी हस्बैंड आए, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप अपने आप को संभालो और परिवार को जो मदद दे सकते हो उसके बारे में सोचो। फिर उसी दिन मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं परिवार से मिलने जाऊंगी, और मैं फिर समस्तीपुर गई थी। आपको बता दूं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो बता दूं कि जो मेरा एनजीओ है पुरुष आयोग, ये नॉन फंडेड है और नॉन पॉलिटिकल भी हम बातें करते हैं, तो हमें कहीं से कोई फंडिंग नहीं आती। फंडिंग के राजा के पास भी हम गए थे, उसने भी हमें फंडिंग डिनाई कर दी। अब फंडिंग का राजा कौन है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। तो सबसे पहले मैं उनके जब परिवार में गई तो लिपट लिपट के उनके माँ बाप मुझसे रोए हैं, बहुत रोए। एक तो उनकी ये स्टेटमेंट जो उन्होंने कमेंट उस टाइम जो मेरे को लिपट के रो रहे थे, जो बोला है वो कभी नहीं भूल पाऊंगी। उन्होंने बोला, कोई हमारी सुध-बुध तो लेने आया, कोई तो आया। अतुल सुभाष के मरने का डिस्कशंस तो बहुत हुए, बहुत वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन कितने लोग, कितने टीवी एंकर्स हैं, बिहार का बेटा मरने पे कितने एंकर्स वहाँ गए, कितने सारे बुद्धिजीवी हैं, कितने सारे अपने लुटियन जोन में कितने बुद्धिजीवी बैठे हैं जो हर मुद्दे पे बात करते हैं। को बिहार के बेटे के मरने का जब समाचार मिला तो वो नहीं जा सकते थे क्या? या कोई छुटपैया नेता या कोई बड़े नेता भी दिल्ली से उठ करके, क्या उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी? क्या अगर बेटा मर जाए तो उस परिवार को संवेदनाएं देनी गलत है? क्या मर्द को दर्द नहीं होता? क्या अतुल सुभाष
कि माता पिता और भाई विकास के साथ खड़ा होना गलत है? अगर वो गलत है तो मैंने वो गलत काम किया है, और मैं गई थी और उस परिवार के साथ वादा करके आई हूं कि मरते दम तक, आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ूंगी। अतुल सुभाष ना तो पहला लड़का है जो मरा है, लाखों लड़के मर चुके हैं ऑलरेडी, और आगे आने वाले दिनों में भी लड़के मरते जा रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको डेटा बताया है कि एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 3 गुना हस्बैंड है, जो कि 4 गुना होने वाली है। हर रोज 100 पुरुष मर रहे हैं, और अभी भी हम सब लोग चुप, बिल्कुल चुप्पी साध करके बैठे हैं। अभी तो आपने देखा दिल्ली में भी एक लड़का मर गया, लेकिन हम सब अभी भी चुप बैठे हैं। कब जागेंगे हम? कब जागेंगे? आखिर कब हमें उनकी संवेदनाएं दिखेंगी? क्या एक पुरुष के साथ जब गलत होता है तो क्या हम खुश होते हैं? क्या हाँ उसके साथ गलत हो गया, वो मर गया है, क्या हम खुश होते हैं? कहाँ है महिला ब्रिगेड? कहाँ है बिग बिंदी ब्रिगेड? जब महिलाओं के साथ कुछ भी गलत होता है तो 80% जो कैंडल मार्च में होते हैं वो पुरुष होते हैं। मेरे भाई पुरुष भाई होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए। आज अतुल सुभाष के मरने के बाद कितनी महिलाएं आएंगी कैंडल मार्च के लिए? जरा मुझे कोई बताएगा? कितनी रुदाली गैंग, कितने गैंग आ गए जो महिलाओं के बिग बिंदी गैंग है, कितने आगे आए? इक्वालिटी की बातें तो हम महिलाएं ही करती हैं। कहाँ है वो? कौन सी जगह छुपी हुई हैं? क्या उन्होंने फेविकॉल पी लिया है? कहाँ है? मैं इंतजार कर रही हूँ इन महिलाओं का। जबकि अभी जब निकिता सिंघानिया को बेल मिल गई तब भी मैंने सिस्टम से सवाल किया कि निकिता सिंघानिया को बेल मिल गई, उसके भाई को, उसकी माँ को बेल मिल गई, लेकिन क्या यहाँ पे अतुल सुभाष अगर जीवित होता, निकिता मर गई होती, तो क्या अतुल सुभाष को बेल मिल गई होती? क्या उसके परिवार को मिल गई होती बेल? अतुल सुभाष ने बहुत सही कहा है कि मेरा ही पैसा मेरे अगेंस्ट यूज हो रहा था, और ये हर लड़के की कहानी है कि उसी का पैसा उसी के अगेंस्ट यूज करके उन्हें धमकियां दी जाती है। माँ बाप को जेल में डला दूंगी, भाई बहन को जेल में डला दूंगी, बाप के ऊपर डाल दूंगी, भाई के ऊपर डाल दूंगी, सड़ा दूंगी जेल में। तू अगर मर भी जाएगा तेरे माँ बाप को नहीं छोड़ूंगी, उन्हें जेल में डला दूंगी, उनको नोच नोच के खाऊंगी, उस पैसे से ऐश करूंगी, जो करना है कर ले, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी बातें जब लड़का रोज बंद कमरों में सुनता है, मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ, सब कुछ भेज रही हूँ, सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ, तेरे को इतना बदनाम कर दूंगी। फिर जब उसके ऑफिस में पहुँच जाती हैं, उसके ऑफिस में गाली गलौच होता है, उसके ऑफिस में थप्पड़बाजी होती है, मुक्केबाजी होती है। आखिर लड़के जाएं तो जाएं कहाँ? फिर उसके बच्चे को, अतुल सुभाष के बच्चे को टूल की तरह यूज करना, हर बार में बेल तक में टूल की तरह यूज किया। अतुल सुभाष ने अपनी वीडियो में ये बात बोली थी कि मेरे बच्चे को टूल की तरह यूज किया गया, पूरी जिंदगी मुझसे दूर किया गया, मेरे माता पिता से मेरे बच्चे को दूर किया गया। तो अभी भी बेल मिलने पे भी उस लड़की ने बच्चे को ही यूज किया। आज बच्चे का क्या भविष्य है? बच्चा पहले तो आप ये बताइए, इतनी जगहों पे ये चल क्या रहा है? लड़का बेंगलुरु में रहता है, जौनपुर में केस, तो आप बताइए एक लड़का जो प्राइवेट संस्थान में नौकरी कर रहा है वो 40-40 डेटे पे जा रहा है जौनपुर। तो आप ये सोचिए, पहले तो ये अतुल तो फिर भी अफोर्ड कर सकता था बाई एयर, जो दूसरे साधारण लड़के हैं वो तो ट्रेन से जाते हैं, तो कितने दिन बर्बाद होते होंगे। फिर कभी कोर्ट डेट नहीं लगी, कभी जज साहब नहीं आए, तो बहुत सारी इश्यूज हैं। तो कितने कॉम्प्लिकेशंस में वो लड़का जाता है, और वहाँ पर आपको दिख रहा है कि बच्चे को ही टूल की तरह बेल में भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई थी, लेकिन अभी भी बच्चे को, और यहाँ पे कभी कोई बेंगलोर में रह रहा है, कभी जौनपुर में जा रहे हैं, कभी वाराणसी में शादी हुई थी तो कोई केसेस की धमकियाँ वाराणसी के लिए भी आई हुई हैं। तो कितने जगहों पे केसेस। अभी उसने निकिता सिंघानिया ने फरीदाबाद में लड़के को रखा था, इसका खुलासा मैंने 20 तारीख को ही आज तक पे किया था कि लड़का जो है, छोटा बच्चा, मतलब अतुल सुभाष का बच्चा व्योम मोदी, फरीदाबाद के एक हॉस्टल में रह रहा है। अब सोचिए उस हॉस्टल ने उस बच्चे को विंटर वेकेशन में भी रखा, जबकि ये वायरल हो रहा था वीडियो कि अतुल सुभाष मर गया। उन्होंने पुलिस को नहीं इत्तला करी, खुद से करनी चाहिए थी ना। एक स्कूल हॉस्टल है, उसका एक मंदिर होता है,
उसे ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी पुलिस। उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हालांकि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी और मैंने इसका खुलासा आज तक पे किया कि वो हॉस्टल में रह रहा है, और मैंने इस पे ये भी आपत्ति जताई थी कि आखिर इतना छोटा बच्चा विंटर वेकेशन में अकेला हॉस्टल में क्यों रह रहा है। अब क्या हुआ कि जैसे निकिता को बेल मिल गई, उसने बच्चे को हॉस्टल से निकाल दिया है और उसे ले करके तुरंत फ्लाई करके वो बैंगलोर चली गई। अब बच्चा को बैंगलोर में रखा जाएगा क्योंकि उनको हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत होना है। तो क्या ये जायज़ है बच्चे को इधर से उधर करते रहना? उसकी पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होगी? तो इस बच्चे की कस्टडी तो तुरंत उनके दादा दादी को दे देनी चाहिए, जिससे कि अतुल सुभाष और विकास मोदी जैसे अच्छे संस्कारवान बच्चे का आगे पालन पोषण हुआ है। जैसे उनके दोनों बच्चों का, ऐसे ही उनके पोते का लालन पालन होना चाहिए, जिससे कि वो उस बच्चे के अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट कर सके, संस्कार डाल सके, जिसका अतुल सुभाष ने जिक्र किया था अपनी वीडियो में कि मेरी वाइफ के पास बिल्कुल वैल्यूज़ नहीं है। वो अगर बच्चे को बड़ा करेगी तो दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। और जो बच्चे इस तरीके के होते हैं उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत होती हैं, बहुत सारी चीजें, और मेंटल प्रेशर भी बहुत होता है, क्योंकि वो बचपन से ही वो उस सारी चीजों को देखते हुए आ रहे हैं, अपने मदर का, फादर को, ये सारी कोर्ट वगैरह, क्रिमिनल माइंडेड होते हैं बच्चे। वो माइंड सेट बहुत अलग तरीके से डेवलप होता है, और कहा जाता है कि जो बचपन में जैसा डेवलप कर देते हैं बच्चों का माइंड हो जाता है, नींव जैसी होती है वैसा ही पेड़ बनता है। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। दिल्ली में इलेक्शंस हैं अभी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, 70 सीटों पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। पुरुषों को लेके, पुरुषों की सुरक्षाओं को लेके सरकार क्या कर रही है? क्या किस तरीके से उनको क्योर कर रही है, या उनके लिए क्या है? क्योंकि देखिए इलेक्शंस आते हैं, फ्री की रेवड़ियाँ बंटनी शुरू हो जाती है। कोई भी पार्टी हो, हम किसी भी पार्टी के लिए नहीं कह रहे, सभी पार्टियाँ अपने अपने तरीके से रिझाने की कोशिश करती है। महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही, लेकिन पुरुषों के लिए क्या? ये बड़ा सवाल है। पुरुष हमेशा बैरन लैंड पे रहा है, थर्ड क्लास जेंडर रहा है, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ से शुरुआत करूँगी। बाकी अपने केजरीवाल साहब को, जो दिल्ली के मालिक हैं, मैंने उनसे 4 बार मुलाकातें की हैं। मैंने उनसे हर बार मिल करके पुरुष आयोग के गठन की बात करी है। मैंने उन्हें कहा कि केजरीवाल साहब, आपके तो कितने सारे नेतागण हैं जो महिलाओं के आरोपों में, जो आरोप महिलाओं ने लगाया है उसमें आरोपों में घिरे हुए हैं, तो आप भली भांति इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। तो पुरुष आयोग का गठन दिल्ली से ही शुरुआत करते हैं, आप बनाइए, और इसकी तर्ज में पूरे भारतवर्ष में बन जाएगा। उन्होंने बोला कि मैं मुद्दे को समझता हूँ और मैं बिल्कुल यकीन करता हूँ आपकी बात में, लेकिन सेंटर मेरा साथ नहीं दे रहे, सेंटर मेरा साथ नहीं दे रही है। ठीक है, मैंने उनको कुछ दिन बाद फिर कॉल किया। मैंने कहा सेंटर भी साथ दे रही है। सेंटर के 2 नेता जो हैं पार्लियामेंट में से, हरिनारायण राजभर जी और अंशुल वर्मा जी, दोनों मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं। हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये प्रोग्राम हो रहा है, और इस पे हम मेन की बात पे ही चर्चा करेंगे, पुरुषों के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और यहाँ आकर के आप भी उनके साथ अपनी बात रखिए, और पुरुष आयोग का गठन जल्द से जल्द आप दिल्ली से ही करना की शुरुआत करिए। बिल्कुल नहीं आए सर, कोई ईमेल का जवाब नहीं दिया। जिन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी थी उस लड़की को भी मैंने कॉल किया, उसे भी पूरा बात समझाई, लेकिन वो सर वहाँ पे भी नहीं आए। इससे उनकी मंशा बिल्कुल साफ हो जाती है कि वो झूठ बोल रहे थे। हालांकि जब मैंने उन्हें बोला था कि जब आपके जिन मिनिस्टर्स के ऊपर आरोप लगा हुआ है, या तो आप बोलिए कि आरोप सही है और उन्हें निकालिए, बाहर फेंकिए उन्हें, और या फिर पुरुष आयोग का गठन करिए। दोनों की बातें होनी चाहिए ना, पुरुषों के साथ की समस्याओं की भी तो बातें होनी चाहिए। तो उन्होंने दोनों ही काम नहीं किए, ना ही तो उन्हें हटाया और ना ही पुरुष आयोग का गठन करने की कोई बात करी। उसके बाद दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात, चौथी मुलाकात, मैंने फंडिंग की बात करी। मैंने कहा मैं तो ग्राउंड पे काम करती हूँ सर, मुझे फंडिंग चाहिए। आप महिलाओं को इतना आगे बढ़ाते हैं, मैं एक महिला हूँ और ये मेरा काम है, आप मेरे काम को भी देख सकते हैं, और अपनी टीम को कहिए अच्छे से इस काम को देख करके, और मैं पुरुषों के मुद्दे पे काम करती हूँ, मुझे फंडिंग दीजिए। और मैं पिता दिवस मनाने वाली हूँ। क्या पिता दिवस? पिता तो सबके सांझे हैं, आपके भी पिता है, आपका जन्म तभी हुआ। पिता सिर्फ स्पर्म डोनर और ATM मशीन नहीं होता, तो पिता तो आपके भी हैं, और मैं पिता दिवस मनाना चाहती हूँ। तो सर ने बोला कि मेरे पास तो कोई फंडिंग है नहीं।
मैंने कहा सर आपको तो फॉरेन से भी फंडिंग आती है, आपको तो सारी दुनिया फंडिंग दे रही है, आप ऐसा तो मत कहें सर, इतना झूठ ना बोले। और महिलाओं को आप बढ़ावा देते हैं, तो मैं एक महिला ही हूँ, आप दोनों बातों को कैसे कट कर सकते हैं सर। तो उन्होंने कहा नहीं है, मेरे पास नहीं है पैसे, और मुझे निराश कर दिया। तो जो पुरुष आयोग की डिमांड रही है मेरी, उनके अक्सर रही है, उनको मैंने बहुत बार बोला। एक बार वो बहुत बड़ा वादा कर रहे थे सबके सामने बैठ करके, वो एक बड़े चैनल का कॉन्क्लेव था, वहाँ पर उन्होंने हनुमान चालीसा भी पढ़ी थी, तो बहुत बड़े बड़े बखान कर रहे थे कि मैंने 70 सालों में जो नहीं हुआ मैंने करके दिखा दिया। तो मैंने कहा तो सर बिल्कुल ठीक किया आपने, जो 70 सालों में नहीं हो पाया वो आपने सब कुछ बदल डाला, बस एक और बातचीत बदल दीजिए, पुरुषों की भी कहीं सुनवाई हो जाए, एक पटल बना दीजिए। क्योंकि मेरे पास जो पटल है, मैं उसमें कितने पुरुषों की बात सुन सकती हूँ। मेरा तो एक NGO है, ये सरकार का काम है, और 51% जो आधी आबादी है पुरुषों की, आखिर वो जाए तो जाए कहाँ? बिल्कुल। उनके पास कौन सा पटल है? ना कोई हेल्पलाइन नंबर है, ना आप कोई काम कर रहे हैं, ना आप उनकी आवाज़ सुनते हैं। जब भी आपके नेता जाते हैं वोट मांगने के लिए, मैं तो सबको कहती हूँ कि पूछो उनसे, इनके नेताओं से, सभी पार्टी के, किसी भी पार्टी का नेता तुम्हारे घर है, उससे पूछो कि जब मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पिता या मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड जब फंसेगा तो तुम क्या मेरी मदद करोगे? पूछो इनसे, ये बताएंगे कि क्या मदद करेंगे आपकी। और इनको वोट तभी दो। मेल वोट बैंक तैयार करने की बात भी की थी, लेकिन उस बात को अभी तक किसी को नहीं समझ आ रही है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी निराशा केजरीवाल साहब थे, क्योंकि केजरीवाल साहब ही वो इंसान है जो बोलते हैं मैं 70 सालों में सब बदल दूंगा। फ्रीबीज भी वही बांटते हैं, हर बात में फ्रीबीज बांटते हैं, झूठे वादे करते हैं। झूठे वादे उन्होंने कहे ना कि मैं महिला एम्पावरमेंट करता हूँ, मेरा एम्पावरमेंट कब करेंगे वो? मैं तो सिर्फ पुरुषों की आवाज़ उठा रही हूँ, मेरा ही एम्पावरमेंट नहीं कर पाए वो, तो और दूसरी महिलाओं का क्या एम्पावरमेंट करते होंगे। और मैंने ये एक्सक्लूसिव मीटिंग करी है, मत सोचिएगा मैंने कि भीड़ में खड़े होकर के मैंने बातचीत करी है, इससे वो भी नहीं नकार सकते हैं। एक तो उन्होंने मेरी बहुत बहुत बहुमूल्य चीज़ रख ली, मेरा पेन जो मेरे पिता, मरते हुए पिता ने मुझे दिया था, वो पेन मैं नहीं जमा करा रही थी। वो पेन मैं कभी भी जाती हूँ किसी बड़े नेता से मिलने या बड़े हस्ती से मिलने जाती हूँ, तो उस पेन को हमेशा अपने साथ रखती हूँ, उनका आशीर्वाद समझ करके। वो पेन मेरे पास पड़ा था, और प्रोटोकॉल में जो लोग चेक करते हैं उन्होंने कहा बैग बाहर रख दीजिए, मैंने रख दिया। मैंने कहा सिर्फ एक पेन और एक डायरी लेके जा रही हूँ, मोबाइल सब कुछ तो बाहर रखा देते हैं, पेन और एक कागज़ का टुकड़ा मेरे पास था। तो मैंने कहा कि पेन, कहते नहीं पेन रखो यहाँ पे, आप उनके ऊपर इंक छिड़क दोगी। मैंने कहा सर मैं कैसे इंक छिड़क दूंगी, मैं एक मुद्दे पे काम कर रही हूँ, मैं कोई XYZ नहीं हूँ, मैं बहुत संगीनता से इस मुद्दे पे काम कर रही हूँ, मुझे इंक छिड़कने का कोई शौक नहीं है, और यहाँ पे अकेले कमरे में इंक छिड़क करके क्या करूँगी मैं? आप थोड़ा तो समझिए, और ये मेरे पिता ने दिया है पेन, मैं नहीं रख सकती। वो बोले कि आपको मिल जाएगा, आप रख के जाइए। उन्होंने मुझे फोर्स किया कि अगर आप ये नहीं रखेंगे तो आपको मिलने नहीं देंगे। मुझे मजबूरन रखना पड़ा, और आज तक मुझे वो पेन नहीं मिला। इतना दुर्भाग्यपूर्ण रहा मेरे लिए। मैं PM मोदी जी से जब मिलने गई थी तब भी मैं वो पेन लेके गई थी अपने साथ, और मुझे ये बड़ा दुख लगा कि ये जब मैं केजरीवाल साहब से मिलने गई तो मेरे ये पेन जो है वो गुम गया। क्योंकि जब मैं PM मोदी साहब से मिलने गई थी तब भी मैं पेन लेके गई थी, लेकिन उनके प्रोटोकॉल में भी मैंने उस पेन को बाहर ही रखा था। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनके पास लेके गई थी, कहीं आप लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड ना कर लें, लेकिन वहाँ से मुझे पेन मिल गया था। वो मेरा पेन वहाँ पे चोरी नहीं हुआ, यहाँ मेरा पेन भी चोरी हो गया। ये बहुत दुखद है, आज भी मैं कई बार उदास हो जाती हूँ। तो बरखा जी, जैसे कि दिल्ली में इलेक्शंस हैं अभी, और हम उसी पे चर्चा कर रहे थे, महिलाओं को देने के लिए 2100 रुपये का वादा किया है आम आदमी पार्टी ने, बाकी और भी योजनाएं चलाने की बात की है, उसको लेके आपने एक आवाज़ उठाई थी, तो उसके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। जी, मैं कोशिश कर रही हूँ आतिशी जी से मिलने की, क्योंकि वो 2100 रुपये महिलाओं को बांट रही है। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब वो 2100 रुपये पुरुषों को भी बांट दे। हालांकि ये फ्रीबीज जो हैं ये सब होने वाली नहीं है, आखिर पैसा आएगा कहाँ से? लेकिन मेरे पुरुष भाइयों ने क्या कोई गुनाह किया है, या वो उनके वोट इन्हें नहीं चाहिए? या बस में जो महिलाओं के लिए भी फ्री किया है, तो क्या जो मेरे सीनियर सिटीजन्स हैं, पुरुष हैं, जो पिता हैं किसी के, अगर वो बस में ट्रैवल करते हैं, क्या उनके लिए फ्री टिकट नहीं होनी चाहिए? या उनके वोट की वैल्यू है कि नहीं? वो वोट ना दें तो चलेगा। तो मैं तो ऐसा भी संदेश देना चाहूंगी सभी पुरुषों भाइयों को कि फिर ऐसी पार्टी को क्यों वोट देना जो सिर्फ महिलाओं को पैसे देने की बात कर रही, जो कि मिलने तो है नहीं। खैर वो उन्होंने बात तो रखी है, लेकिन ये वादे तो और भी पार्टियां अदर भी कर रही हैं, केवल आम आदमी पार्टी का नहीं है, और भी पार्टियां ने इस तरह के वादे किए हैं महिलाओं को देने के लिए।
सभी जगह पे मैं ये बात खुल करके बोलती हूँ, और यहाँ पर इसलिए खुल के ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। ऑब्वियसली मुझे दिल्ली की बड़ी चिंता है, दिल्ली के गड्ढों की, दिल्ली की गंदगी की, दिल्ली की सारी समस्याओं से, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे करप्शन हो, चाहे जो अभी बच्चे मर गए थे, जो सिविल सर्वेंट्स मर गए थे, उनके माँ बाप ने भी मुझे अप्रोच किया था, जो ड्रेनेज सिस्टम की फेलियर की वजह से सिविल सर्वेंट्स मर गए, जो यहाँ पे आते हैं सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए, जो कोचिंगों में भर भर के बच्चे आते हैं, कितना कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लाखों रुपए बेचारे यूपी बिहार से आते हैं, उनके माँ बाप खर्च करते हैं और उनकी मौत हो गई। पुअर ड्रेनेज सिस्टम। या जो माएँ और बहनों ने मुझे कांटेक्ट किया था कि शराब घोटाले में जो केजरीवाल साहब जब अंदर थे तो मैं तिहाड़ जेल गई थी, वहाँ बहुत सारी महिलाएं भी मुझे मिली थी जो कह रही थी कि मेरे बेटे को नहीं, मेरी बेटी को भी इसने शराबी बना दिया, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री थी, तो मेरी बेटी को भी लत लग गई है पीने की। बेटों को नहीं, बेटियों को भी बहुत लत लग गई थी शराब पीने की। तो ये बहुत गलत था। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दोगे तो ये तो होगा ही, क्राइम रेट भी बढ़ेगा दिल्ली का, सब कुछ ये होगा, क्योंकि शराब के नशे में, ड्रग्स के नशे में तो बहुत कुछ होता है। उड़ता पंजाब भूला नहीं किसी को भी। तो दिल्ली की जैसे बात हो रही है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की बात हो रही है, एक नाम और निकल कर आया था स्वाति मालीवाल। उस केस से भी आप बहुत रिलेट रही थी, क्योंकि स्वाति जी ने आरोप लगाए, बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही थी पार्टी वार्टी को लेके और कई सारे आरोप लगाए, उसका केस भी चल रहा है। तो उसमें आपका क्या रोल रहा था? देखिए, मैं तो डे 1 से, जब स्वाति मालीवाल आई थी, मैं डे 1 पे उनको मिलने गई थी। मैं बेसिकली चाहता हूँ कि आप ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि एक्चुअल में वो है क्या केस। हाँ, तो मैं डे 1 में उनको मिलने जब गई थी तो मैंने उनको ये कहा था कि आप एक यंग वुमेन हैं और आप आज के परिप्रेक्ष्य में सारी बातों को समझती होंगी, और जिस पार्टी से आप हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे नेताओं के ऊपर केसेस चल रहे हैं महिलाओं के आरोप वाले, तो थोड़ा सा आप सारी चीज़ों को समझ करके आगे बढ़िएगा। और इतनी ज़्यादा बायसनेस नहीं अच्छी लगती। महिलाओं के लिए काम करनी अच्छी बात है, लेकिन एकदम से इतनी बायसनेस नहीं अच्छी लगती। थोड़ा सा आप वो न्यूट्रल रह के बात करिएगा। तो उन्होंने मुझे कहा, आप भी तो इतनी बायस्ड हैं, आप भी तो सिर्फ मर्दों की ही बात करती हैं। तो मैंने बोला कि मेरी तो मजबूरी है, कोई और कर नहीं रहा, इसलिए मुझे करनी पड़ती है। आपके वाले केस में तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, लाखों करोड़ों लोग महिलाओं के लिए ही काम कर रहे हैं। तो आप अगर थोड़ी सी बायसनेस कम करेंगी और दोनों मुद्दों को समझ के बात रखेंगी तो आप ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगी। बॉयज़ लॉकर रूम में उनका रोल बहुत ख़राब था, उन्हें एक्सपोज किया मैंने। उन्होंने जो बॉयज़ लॉकर रूम में मानव मर गया था, उसके पीछे स्वाति मालीवाल का हाथ था, और मैंने उन्हें एक्सपोज किया था, फुल्ली एक्सपोज किया था, जिसकी तिलमिलाहट के बाद ही उन्होंने ये लिखा था कि बरखा त्रेहन को दिल्ली पुलिस तुरंत अरेस्ट करे। आखिर इतनी तिलमिलाहट क्यों? बरखा त्रेहन के टीएल पे आकर के आपको क्या देखना होता है? आपको जब कोई एक्सपोज करे तो आप क्यों परेशान हो जाती हैं? उसके बाद आपको बताती हूँ, कंझावला केस में इन्होंने झूठे वादे किए थे। कंझावला केस में इन्होंने झूठे वादे किए थे कि हम उस परिवार को इतने पैसे दे के आए हैं, ये सब आप आदमी में थी तब ये, और ये झूठे वादे इन्होंने किए थे। इनको रूबिका के शो में मैंने एक्सपोज किया था, और वहाँ पर ये मेरे शो में, उनके शो में हम सब लोग साथ थे, ये भी थी, और मैंने इनको एक्सपोज किया था कि मैं फैमिली से मिल के आई हूँ, आप झूठ मत बोलिए, आप साफ झूठ बोल रही हैं। दूसरा, मैंने इनको कई बार सोशल मीडिया पे एक्सपोज किया है, इन्होंने फॉरेन फंडिंग, फेक केसेस के ऊपर फंडिंग ली है। इन्होंने महिलाओं से फर्जी केसेस डलवाए जिससे इनको फंडिंग मिलती है। ये पूरा राइटअप है हिंदू में, आप वहाँ पर से जाके पढ़ सकते हैं। स्वाति मालीवाल ने एक बेलन वाली, झाड़ू और बेलन वाली रैली निकाली थी जंतर मंतर पे। मैंने इन्हें तब भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया था कि आप वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हो, हम कहते हैं से नो टू वायलेंस। ये फ़र्क है महिलाओं के काम में, महिलाओं के जो राइट्स के लिए काम करते हैं और पुरुषों के जो राइट्स के लिए काम करते हैं। देखिए, यहाँ फ़र्क है। महिला के राइट्स जो काम करती हैं वो वायलेंस को प्रमोट कर रही है, वो झाड़ू और बेलन महिलाओं को दे रही है कि मारो पीटो जाके घर में, वायलेंस बढ़ाओ। एक आंकड़ा कहता है, जो कि विश्व का आंकड़ा है, कि जो इंडिया की जो महिलाएं हैं वो तीसरे रैंक में आती हैं अपने हस्बैंड्स को पीटने के लिए। तो आप ये सोचिए, उसके बावजूद ये बढ़ावा दे रही हैं, तो ये गलत है। मैंने इसे कॉल आउट किया। दूसरी बात, अक्सर मैंने ये देखी है कि ये मजहब देख करके फिर कूद फांद करती थी। कितने सारे हमें आते थे
जिनके बारे में हम जानकारी देते थे, इनको टैग भी करते थे, लेकिन ये मजहब देखती हैं फिर जाती हैं। हमने यहाँ पे भी इन्हें एक्सपोज किया, मैंने हर जगह इनको एक्सपोज किया। अभी हाल में ही एक चैनल के कॉन्क्लेव में मैं गई हुई थी, वहाँ पे स्वाति मालीवाल का बड़ा बखान चल रहा था। अवार्ड शो था, अवार्ड दीजिए और निकल जाइए। लेकिन वहाँ पर इनको बोलने का मौका भी मिला, क्योंकि ऑब्वियसली फंडिंग उस चैनल को इनका यही दे रहे थे। तो इन्होंने वहाँ पर जाके ये बात बोली कि मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया था। मैंने 2 मिनट सोचा कि मैंने 1 मिनट अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, पानी वानी पिया, फिर वो बातें और बढ़ गई। मैं बाहर चली गई, मेरे से नहीं टॉलरेट हो रही थी, मैं बाहर चली गई, फिर मैं वापस आई। उसके बाद भी वो चल रहा था, 5 मिनट बाहर लगाने के बाद भी वो चल रहा था। फिर मैंने रोक दिया, प्रोग्राम रोक दिया। मैंने कहा क्या नौटंकी चल रही है, क्या नौटंकी चल रही है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पे। 2019 में तुमने ट्विटर पे लिखा था, स्वाति मालीवाल, तुमने ट्विटर पे लिखा था कि यू आर प्राउड ऑफ योर फौजी फादर। फौजी फादर जो, इसके लिए तुम प्राउड थी। अब 2023 में क्या हो गया ऐसा? कितना तुम इतना ज्यादा स्टूप कर लिया तुमने, इतना तुम्हारा पॉलिटिक्स का लेवल डाउन चला गया कि तुमने ये लिख दिया कि उसने तुम्हारा यौन शोषण किया था, और वो भी मरे हुए बाप का, मरे हुए बाप के लिए जो आकर के अपनी जस्टिफिकेशन नहीं देता, अपनी क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकता। वो मरा हुआ बाप, कम से कम हिंदू होने का ही कुछ सोच लेते, शर्म आनी चाहिए। हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ी बात ये होती है कि मरणोपरांत हम किसी को नहीं कोसते। कहा जाता है कि दुश्मन को भी हम नहीं कोसते मरणोपरांत। ये बाप जिसने तुम्हें पैदा किया और 8 साल तक तुम जब DCW में थी तब इसकी आवाज नहीं उठा सके, तुम इतने बड़े ओहदे पे थी तब तुम इसकी आवाज नहीं उठा पाई, और आज तुम पॉलिटिक्स में इतना नीचे गिर गई हो, तुमने अपने बाप को यूज किया। और इसको यही नहीं, हमने एक लेटर भी जारी किया था पुरुष आयोग ने, उसकी डेट नहीं मुझे याद है, लेटर याद हमने जारी किया था, जिसमें हमने कहा था कि इसे तुरंत उस ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि ये कितनी लड़कियों को गुमराह कर रही है। जो लड़कियां अपने रोल मॉडल हैं, इसको समझती हैं, जो इसे रोल मॉडल समझती हैं, सब चल शुरू हो जाएंगी कि मेरे पिता ने यौन शोषण किया, मेरे भाई ने मेरा यौन शोषण किया, मेरे पिता ने तो हम, ये समाज किस ओर जा रहा है? जहां की आपको बता दूं कि सच्चाई क्या है, लड़कियां अपने पिता पे यौन शोषण का केस डालती हैं, और फिर दूसरे ही पल जब माँ आके 2 थप्पड़ मार के पूछती कि क्यों डाला तूने, तब बताती हैं कि बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए मना कर रहा था, मोबाइल छीन रहा था, इसलिए यौन शोषण का केस डाल दिया। उसके बाद जाके पुलिस स्टेशन में वो बोलती है कि मैंने फर्जी केस डाला अपने पिता के ऊपर। खत्म नहीं होता केस, खत्म थोड़ा ना होता, एक बार तीर निकल गया तो चलता रहता, तो चल के रहेगा। तो वो पूरा केस कोर्ट में जाता है, उसके ऊपर पूरी प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया को चलने में बहुत समय लगता है। कोर्ट में क्या है, तारीख पे तारीख। आज कोर्ट में 5.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, 5 करोड़ से ज़्यादा। आप ये सोचिए, और इतने जो ये फर्जी केसेस हैं ऐड ऑन हो रहे हैं, तो असली केसेस पे कोर्ट बातचीत नहीं कर पाती। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जब हमारी इतने सारे ये फर्जी केस बढ़ते जा रहे हैं। अब फर्जी केस ना हो, इसके ऊपर भी मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, अगली चर्चा में रख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आप फर्जी केसेस की बात कर रही हैं, देश के अंदर तमाम ऐसे केसेस आते हैं जो फॉल्स एलिगेशंस होते हैं। केसेस मैक्सिमम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लिव इन में रह रहे हैं, फिर उनका पैचअप नहीं हुआ, कभी मिसकम्युनिकेशन हो, कुछ भी उनके बीच में टकराव हो गई, और अगर कुछ बात बढ़ जाती है तो फॉल्स एलिगेशंस लगी जाते हैं, और उसमें एट ऑफ द एंड पुरुष ही दोषी पाया जाता है। बिल्कुल। इसके लिए सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि, क्योंकि आपने पुरुषों को और इस तरह के केसेस को बहुत देखा है, तो ऐसे केसेस पे कैसे रोक लगे? देखिए, सरकार तो कुछ कर नहीं रही। अब सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए मेल वोट बैंक तैयार कर रही हूँ, आप लोग सब लोगों की हेल्प से ही बन पाएगा। और सरकारें सो रही हैं, उन्हें जगाना पड़ेगा। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सरकारों को जगाने के लिए इस मुहिम के साथ जुड़िए। अब आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि जो आजकल के यंग लड़के लड़कियां हैं वो सब लिव इन में रह रहे हैं। देखिए, जब हमारे कोर्ट ने ही डिक्रिमिनलाइज कर दिया है एडल्ट्री को, तो हस्बैंड वाइफ भी अलग अलग किसी के साथ भी जाएं, किसी के साथ भी सोएं, कोई दिक्कत नहीं है। अलबत्ता मैरिटल रेप में कमरे के अंदर, बेडरूम के अंदर उन्होंने कैमरा लगा रखा है। उसकी PIL चल रही है मेरी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में भी अगले सेशन में हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी जो लड़के लड़कियां जाते हैं,
इतनी सारी ऐप हैं, टिंडर हो गई, बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ पे ये डेटिंग साइट्स हैं। लड़के लड़कियाँ जब भी मिलते हैं तो जो लड़का है, सारी प्रॉब्लम सिर्फ लड़के को झेलनी पड़ती है, क्योंकि केस सिर्फ उसके ऊपर आता है, सारी कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ लड़के को झेलने पड़ते हैं, जबकि वो आपसी सहमति से एक रिश्ता बनाते हैं, सेक्स करते हैं। 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, आज भी सेक्स बहुत बड़ा टैबू है। आज भी हम छुपते छुपाते जो सेक्स कर रहे हैं उसमें सिर्फ लड़का ही दोषी है, लड़का बलात्कारी, लड़का बहुत बड़ा, जबकि मजे दोनों ने लूटे होते हैं। यहाँ तक कि ओयो रूम्स जो बुक होते हैं, अब रात को कई बार पता चलता है कि ओयो रूम में लड़का लड़की गए हैं, बाद में कई बार मीडिया पे भी खुलासे होते हैं। तो लड़की क्या हनुमान चालीसा पढ़ने गई थी? आफ्टर ऑल सेक्स करने गई थी और मजे तो दोनों ने लूटे हैं, तो फिर लड़का क्यों बलात्कारी और वो क्यों जाए तिहाड़ जेल? मेरे पास अभी एक हफ्ते पहले एक मैटर आया जिसमें कि लड़का लड़की रिलेशनशिप में थे। अब लड़की ने कोई चीज़ की मांग की थी, लड़का पूरा नहीं कर पा रहा था, बड़ी ही मिडिल क्लास फैमिली का है, और ज़्यादातर जो है मिडिल क्लास की फैमिलीज़ के लड़के ही फंसते हैं, क्योंकि वो डिमांड्स इतनी इजीली नहीं होती, पूरी हो नहीं पाती। गिफ्ट्स का जो होता है ना, वो सेशन जो होता है वो बढ़ता ही जाता है, डिमांड्स नेवर एंडिंग है, तो वो नहीं दे पाए तो उसके ऊपर केस आ गया और अभी वो लड़का तिहाड़ जेल में बंद है, और उसकी बहन रो रो के बुरा हाल है, और उस भाई का पता नहीं वो कब बाहर आएगा, और बहन के पिताजी की कोविड में मौत हो गई है, और बहन जो है माँ का डायलिसिस नहीं करा पा रही है। वो चाह रही है कि बेटा जल्द से जल्द बाहर आए और डायलिसिस कराए, क्योंकि बहन की नौकरी चली जाएगी अगर माँ का डायलिसिस कराएगी। इसके लिए मुझे आपका कहना है कि सरकार को इस पे कानून बनाना चाहिए और इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। सरकार तो सोच ही नहीं रही है, सरकार नहीं सोच रही है। सरकार मेल्स के लिए कोई डेटा ही नहीं इकट्ठा करे। आप ये देखिए, हम शुरुआत तो करें। मेरे को जब भी किसी भी डिस्कशन पे बुलाया जाता है तो मैं वहाँ पे ये बोलती हूँ, महिलाओं के लिए आपके पास पूरी स्टडी है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई स्टडी है ही नहीं। सरकारें तो सो रही हैं, सरकारों को बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा जगाने के लिए। अतुल सुभाष के बाद मुझे लगा था कि एक जन जागृति आई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार कुछ बदलाव लाएगी। अभी हाल में ही सरकार ने मैरिटल रेप के लिए भी बोला है कि ये बकवास है। जो मैंने सुषमा जी से जो मुलाकात की थी उसमें सुषमा जी ने भी यही कहा था कि ये बकवास कानून है, इसे नहीं आना चाहिए। और सरकार ने भी अभी खुल के बोला है कि हमारी जो संस्कृति, हमारा जो समाज है उसमें ये फिट नहीं बैठता मैरिटल लॉ। और अभी 498 के लिए भी काफ़ी फिक्र जताई है सरकार ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये बात कही है कि लीगल टेररिज्म है 498। तो बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम सब लोग PILs पे भी काम कर रहे हैं, तो जल्द बदलाव आएगा। लेकिन सरकार अभी भी सो रही है, क्योंकि पुरुषों के मुद्दे से अवगत है। क्लोज्ड रूम्स में जब भी मैं बड़े से बड़े नेता को मिली हूँ, चाहे आपको किसी भी नेता का नाम लीजिए, मैं सबसे मिल चुकी हूँ, कैबिनेट में जितने भी हैं, और उन्होंने सबने कहा है बंद कमरों में कि आप बहुत सराहनीय काम कर रही हैं, मातृशक्ति लगी हुई है, ज़रूर बदलाव आएगा। लेकिन बंद कमरों में बोलने से बात नहीं होगी। मैंने तो साफ साफ उन्हें कहा है कि सर, मैं ये सुनने नहीं आई कि मैं सराहनीय काम कर रही हूँ। सर, बदलाव कब आएगा? आप पार्लियामेंट में इस बात की कब बात चर्चा करेंगे, और कब प्राइवेट मेंबर बिल आएगा और इसके ऊपर हम कुछ बदलाव देख सकेंगे। बेटा बेटी दोनों समान है, तो अगर बेटियों के लिए कानून है तो बेटों के लिए भी होना चाहिए। और जहाँ पे आप UCC की भी बात करती है हमारी सरकार, तो अगर पत्नी के लिए कानून है तो पति के लिए कब कानून आएगा? क्योंकि अभी भी पतियों के लिए कोई कानून नहीं है। ज्योति मौर्य वाले केस में आज उस पति की हालत बहुत बुरी है, जिसने बहुत साहस उठाया था, और साहस से सोशल मीडिया पे आया था, बड़ी क्लिप वायरल हुई थी, सभी टीवी डिबेट्स में वो आए थे, उनकी बात चर्चा हुई थी, और आज की डेट में उन्हें डरा धमका के चुप करा दिया गया है। ये मैं आपके माध्यम से इसका खुलासा कर रही हूँ कि उन्हें चुप करा दिया गया था, डरा धमका दिया गया था, और ऐसे ही सभी पुरुषों को डराया धमकाया जाता है कि चुप बैठ जाओ। उनको पता होता है कि ये फर्जी केस है, पुलिस में जाते हैं वहाँ पे भी यही कहा जाता है, हमें पता है ये फर्जी केस है, हमें सब पता है, हमारी मजबूरी है, हम केस लिखेंगे, हमारी और पूरी फैमिली को हैरेस करते रहेंगे, बस यही करते हैं। एक्सटॉर्शन के अड्डे हैं ये सब। 498 तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन सरकार कब जाएगी? सरकार जागेगी कब? सरकार को सब पता है, ग्राउंड रियलिटी सब पता है। बड़े से बड़े पॉलिटिशियन के लड़के जब फंसते हैं तो रातों रात मीडिया बिक जाता है।
लेकिन आम आदमी जब फंसता है तो उसे जेल में धक्का दिया जाता है। मैम आपसे बात करके तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सारे किस्से, और मैं तो बहुत क्यूरियस हो रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, आपने एक फिल्म के ऊपर भी काम किया और पुरुषों के लिए वो खास तौर से डेडिकेटेड है, उसके बारे में मैं बहुत थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानने चाहेंगे कि उस पर आपने किस तरह से काम किया। ऋषभ जी, ये है मेरी फिल्म वन साइडेड लव। इससे पहले भी मैंने एक फिल्म बनाई हुई है जिसमें हमने कर्स ऑफ मैनहुड उसका टाइटल है, और जिसमें हमने अनहर्ड क्राइज ऑफ मेन के बारे में बताया है। अब हम बात करते हैं वन साइडेड लव की। ये एक शॉर्ट फिल्म है जिसे मैंने हाल में ही बनाया है, और इसमें हमने 2 बातें शोकेस करी हैं। एक तो फर्जी केस डलते हैं लड़कों के ऊपर कार्यस्थल पे, फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस ऑन मेन एंड बॉयज एट वर्क प्लेस, और पॉश में सिर्फ महिलाओं की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। उन्हें तुरंत निकाल दिया जाता है, उसके बाद वो बहुत ट्रॉमा में रहते हैं, मेंटल स्टेटस उनका बहुत बिगड़ जाता है, कोई साथ नहीं देता। आपको पता है कि लॉयर्स और फैमिली और फ्रेंड्स कैसे उसके बाद ट्रीट करती हैं आपको, आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो, और इसके वजह से ये लड़का सुसाइडल टेंडेंसीज में चला जाता है। कहीं से इसको हमारे बारे में पता चलता है, और हम इसे कहते हैं फाइट बैक, डोंट, बिकॉज सुसाइड इज नेवर एन ऑप्शन। सभी लड़कों के लिए बोलना चाहती हूँ, लड़कियों के लिए भी बोलना चाहती हूँ कि सुसाइड कभी ऑप्शन नहीं है। आप लोग प्लीज़ सुसाइड ना करें और कनेक्ट करें। बहुत सारे काउंसलर्स हैं, आप उनके साथ कनेक्ट करिए। और सुसाइड करने से कभी केसेस नहीं ख़त्म होते, परिवार को उन केसेस को झेलना पड़ता है। तो आप ज़रूर मेरे YouTube चैनल पे जाके इसका टीज़र देख सकते हैं जो कि डला हुआ है। आगे आने वाले दिनों में हम इस फिल्म को रिलीज़ करने वाले हैं। जी बिल्कुल बरखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सेशन में आपने अपना कीमती समय दिया और स्पेशली एक्स्ट्रा आपने टाइम दिया, मैं लेट हो गया, आई एम रियली सॉरी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आज के इस सेशन में आपने तमाम जानकारी हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बरखा त्रिहन जी, जो पुरुष आयोग के लिए लगातार काम कर रही हैं। तमाम मुद्दों पर बात की, सरकारें कहाँ पे कमी कर रही हैं और कहाँ पे उन्हें सोचना चाहिए। पुरुषों के लिए कितना ज़रूरी है आज के समय में सोचना, उनकी आवाज़ को उठाना और उनके साथ खड़ा होना, ये हमने बरखा त्रिहन जी के साथ आज तमाम जानकारियों में जाना। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। आप आगे किन मुद्दों पर पॉडकास्ट देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, क्या सवाल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल, धन्यवाद।